नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अपने जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चल रहा है? अपने 35वां मेंडल के आनुवांशिकता के नियम अध्याय है, वो 35वां चल रहा है अपने मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। 35वां चैप्टर चल रहा है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। इसमें हम लोगों ने एक क्लास पहली पढ़ ली है, तो ये है पार्ट सेकंड। कौन सा है? पार्ट सेकंड। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे हैं मेंडल में आनुवांशिकता के नियम। इसमें हमने इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और मैंने बोला था कि आगे भी कुछ परिभाषाएं आती रहेगी, उनके साथ साथ में हम उन परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन करते रहेंगे। तो आगे जो भी परिभाषाएं आएंगी उनके बारे में भी हम अध्ययन करते रहेंगे। अब देखो आज हम पढ़ते हैं कि मेंडल ये था कौन? मेंडल है ये कौन था? तो सबसे पहले तो देखो मेंडल है, इस मेंडल ने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था? मटर के। मेंडल ने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था? मटर के पादप पर प्रयोग किया। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवम। ठीक है, देखो मेंडल ने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था? मटर के पादप पर। पहला सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि मेंडल ने कौन से पौधे पे प्रयोग किया? मटर पर प्रयोग किया था, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवम। अब देखो प्रश्न ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पादप को चुना। ठीक है, तो मटर के पादप के चयन के पीछे क्या कारण था? मतलब पौधे तो बहुत ज़्यादा थे और भी बहुत पौधे थे, तो मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना? प्रश्न यही बनता है कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना? पादप को क्यों चुना? ठीक है, यह प्रश्न बनता है कि मेंडल ने मटर के पादप को चुनने के पीछे क्या कारण थे? तो उसके पीछे कुछ कारण थे। उन कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मेंडल ने मटर के पादप को इसलिए चुना। ठीक है, उसके क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण यह था कि मेंडल ने मटर के पादप को चुनने का कि मटर का पादप है वो क्या होता है? आकार में छोटा होता है। आकार में क्या होता है? छोटा होता है। मटर का पादप क्या होता है? आकार में छोटा होता है, मतलब साइज छोटी होती है पौधे की। इस कारण से क्या होता है? कम स्थान पर उसको उगाया जा सकता है। पौधा आकार में छोटा होगा तो क्या होगा? उसको कम स्थान पर उगाया जा सकता है। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि मटर का पादप क्या है? आकार में छोटा होता है, उस कारण से उसे कम स्थान पर आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि मटर का पादप क्या होता है? द्विलिंगी होता है। मटर का पादप क्या होता है? द्विलिंगी। अब देखो द्विलिंगी और एकलिंगी क्या होते हैं ये मैंने बताया था। द्विलिंगी किसको बोलेंगे? कि वे पादप जिसमें नर भाग को हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, और मादा भाग को क्या बोलते हैं? जायांग। यदि ये दोनों एक ही पौधे में उपस्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। और यदि इन दोनों में से एक पौधे में उपस्थित है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एकलिंगी बोलते हैं। ठीक है, तो मटर का पादप किस प्रकार का होता है? द्विलिंगी होता है। मटर का पादप किस प्रकार का होता है? द्विलिंगी होता है, क्योंकि इसमें पुमंग और जायांग दोनों क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब देखो द्विलिंगी होने का फायदा क्या है? द्विलिंगी का यह फायदा है कि जब संकरण करवाया जाएगा तो किसी दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसी पौधे में पुमंग और जायांग है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? संकरण में आसानी हो जाएगी। तो दूसरा कारण यह था, मटर के पादप को चुनने का दूसरा कारण क्या था? कि मटर का पादप क्या होता है? द्विलिंगी होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा कारण यह था कि मटर में क्या होता है? स्वपरागण की क्रिया होती है। देखो एक तो होता है परपरागण। सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं परागण क्या होता है। परागण किसको बोलते हैं? हमने ये शायद दूसरे या तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि परागण किसे बोलते हैं? जब पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, परागण किसको बोलते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। ये परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है? परागण। ठीक है, तो देखो स्वपरागण किसको बोलते हैं? यदि परागकण वर्तिकाग्र तक अपने आप पहुंचते हैं तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। और परपरागण किसको बोलेंगे हम? ठीक है, परपरागण
जैसे किसी माध्यम के द्वारा। कहने का मतलब स्वपरागण, एक ही पौधे के परागकण उसी पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। ठीक है, जो अपने आप होता है, एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको स्वपरागण बोलते हैं। और परपरागण क्या होता है कि दूसरे पौधे के परागकण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो मटर में कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है। मटर में कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है। इस कारण से क्या होता है कि किसी दूसरे पौधे की इसके अंदर क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अब चौथा कारण क्या था कि मटर की जो फली होती है, देखा होगा आपने, मटर की जैसे ये फली है, ठीक है, इसके अंदर अनेक बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से मान लो ये 2 खराब है तो भी ये 3 बीज पीछे बच जाते हैं। ठीक है, तो मटर की फली में क्या होता है, पर्याप्त बीज पाए जाते हैं। मटर की फली में क्या पाए जाते हैं, पर्याप्त बीज पाए जाते हैं। इस कारण से यदि कुछ बीज खराब हो तो भी क्या हो, प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो देखो ये 4 मुख्य कारण थे किसके, मेंडल ने मटर के पादप को चुनने के पीछे ये 4 मुख्य कारण थे। कौन कौन से थे, सबसे पहला कारण था कि मटर के पादप का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, पहला पूरा देखो, पूरा लिखना है कि मटर के पादप का आकार छोटा होता है, इस कारण से उसको कम स्थान पर आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा क्या था कि मटर का पादप क्या होता है, द्विलिंगी होता है। मटर का पादप क्या होता है, द्विलिंगी होता है, इसलिए किसी दूसरे पादप की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा कारण था कि स्वपरागण की क्रिया होती है। और चौथा क्या था कि मटर की जो फली होती है उसके अंदर पर्याप्त बीज पाए जाते हैं। अब देखो आगे, आगे देखो, आगे का जो अपना पॉइंट है, आगे का अपना पॉइंट है कि मेंडल है, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, सफलता के कारण। भाई मेंडल सफल हुआ तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। मेंडल है वो सफल हुआ तो उससे की जो सफलता है मेंडल की, उस सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण इसमें यही था कि मेंडल ने कौन से पादप को चुना, मटर के पादप को चुना। सबसे पहला कारण क्या था कि मेंडल ने कौन से पादप को चुना, मटर के पादप को चुना। दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में हमेशा शुद्ध लक्षणों का प्रयोग किया। ठीक है, शुद्ध लक्षणों का ही प्रयोग किया। जितने भी शुद्ध लक्षणों के पौधे थे उन सब का प्रयोग किसने किया, मेंडल ने किया। पहला कारण क्या था कि मेंडल ने कौन से पौधे को चुना, मटर के पादप को चुना। दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने हमेशा शुद्ध लक्षण वाले पादपों को ही चुना। दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने हमेशा कौन से पादपों को चुना, शुद्ध लक्षणों वाले पादपों को ही चुना। तीसरा कारण यह था कि मेंडल ने पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे सबसे पहले प्रथम पीढ़ी को ज्ञात किया, उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी को ज्ञात किया। यह नहीं कि पहले द्वितीय पीढ़ी को ज्ञात कर लिया। तो मेंडल ने क्या किया, पहले F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी बोलते हैं इसको, तो पहले F1 पीढ़ी को ज्ञात किया, उसके पश्चात कौन सी पीढ़ी को ज्ञात किया, F2 पीढ़ी को ज्ञात किया। तो देखो तीसरा कारण यह हो गया कि मेंडल ने हमेशा अपने प्रयोग में पीढ़ी दर पीढ़ी किए, पहले F1 पीढ़ी को ज्ञात किया, उसके पश्चात F2 पीढ़ी को ज्ञात किया। और चौथा कारण यह था कि मेंडल को गणित और सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान था। मेंडल को क्या था, गणित और सांख्यिकी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो ये 4 कारण थे। ठीक है, देखो मेंडल की सफलता के कारण 4 कारण है मेंडल की सफलता के। हेडिंग लगाना है अपने को, मेंडल की सफलता के कारण, जिसमें 4 कारण है। पहला कारण है कि मेंडल ने प्रयोग हेतु मटर के पादप को चुना। दूसरा कारण है मेंडल ने हमेशा शुद्ध लक्षणों वाले पादपों का ही चयन किया या प्रयोग में काम में लिया। तीसरा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी किए, पहले प्रथम पीढ़ी को ज्ञात किया, उसके पश्चात सेकंड पीढ़ी को ज्ञात किया। चौथा कारण कि मेंडल को गणित और सांख्यिकी का बहुत ही अच्छा नॉलेज था, बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो ये थे मेंडल की सफलता के कारण। अब एक टॉपिक और करते हैं हम, यह है कि मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय, देखो ये थ्योरिकल है थोड़ा,
तो मैं ज़्यादा विस्तार से इसको नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताऊंगा। तो मेंडल है, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल वही बताऊंगा मैं इसके अंदर, पूरा कंप्लीट आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरिकल है, फालतू है, जो 1 नंबर, और आपको कभी एग्जाम में ये पूछा भी नहीं जाएगा कि मेंडल का जीवन परिचय लिखिए कि 2 नंबर का प्रश्न आ गया, कभी नहीं आएगा। इसमें कुछ जैसे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पढ़ाई कहाँ पे की, ठीक है, किस में अध्ययन किया, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। कहाँ पे हुआ था? मोराविया नामक गांव में। ठीक है, ऑस्ट्रिया का कौन सा गांव है? मोराविया। मोराविया ऑस्ट्रिया का एक गांव है जिसका नाम क्या है? मोराविया। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनको क्या किया गया? सन 1843 में क्या किया? कौन सी उपाधि दी गई? ग्रेगर की उपाधि दी गई। सन 1843 में कौन सी उपाधि दी गई? ग्रेगर की उपाधि। तो ये प्रश्न भी अपने को याद रखना है कि सन 1843 में मेंडल को कौन सी उपाधि दी गई थी? ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। अब देखो, मेंडल ने क्या किया? सन 1857 में मेंडल ने प्रयोग की। ठीक है, सन 1857 से 1865 के मध्य कौन से पौधे पे प्रयोग किया? मटर के पादप पर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवम। ठीक है, देखो, सन 1857 से 1865 के मध्य कौन से पौधे पे प्रयोग किया था? मटर के पादप पे प्रयोग किया था। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवम होता है। मेंडल की मृत्यु कब हुई थी? 1884 में। मृत्यु कब हुई? 1884 में। तो ये बातें याद रखनी है। देखो, पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, जन्म 22 जुलाई 1822 में, 1843 में ग्रेगर की उपाधि हुई, प्राप्त हुई, 1853 से 65 के मध्य मटर के पादप पर अध्ययन किया, और मृत्यु कब हुई? 1884 में। मृत्यु हो गई तब भी मेंडल को आनुवंशिकता का जनक नहीं कहा गया। मृत्यु होने के 34 वर्षों के बाद में, मृत्यु जब मेंडल की हो गई उसके 34 वर्षों के बाद में 3 वैज्ञानिक आए। ठीक है, 34 वर्षों के बाद में 3 वैज्ञानिक आए। कौन कौन से आए थे? एक तो था हुगो डी व्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक वैज्ञानिक था हुगो डी व्रिज, दूसरा था कार्ल कोरेंस, ये तीनों नाम याद रखना। दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था? कार्ल कोरेन। और तीसरा था एरिक वॉन। तीसरा वैज्ञानिक कौन सा था? एरिक वॉन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे। मतलब सन 1884 में जब मृत्यु हो गई मेंडल की, उसके 34 साल पश्चात इन तीनों वैज्ञानिकों ने, हुगो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमैक, इन तीनों ने क्या किया? वापस प्रयोग करना प्रारंभ किया। इन तीनों ने वापस प्रयोग किए तो इनके प्रयोगों में जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट किसके समान थे? मेंडल के जो प्रयोग थे उन्हीं के समान थे। मतलब मेंडल ने जो प्रयोग में जो अनुपात प्राप्त हुए, जो परिणाम प्राप्त हुए, वही परिणाम इन तीनों के नियमों में भी प्राप्त हुए। तो जब इन तीनों के नियमों में वही परिणाम प्राप्त हुए, तब क्या हुआ कि मेंडल के नियमों को सही माना गया। ठीक है, और मेंडल को क्या कहा गया? आनुवंशिकता का जनक कहा गया। ठीक है, मतलब मेंडल की मृत्यु के पश्चात उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जितने समय मेंडल जिंदा रहे उतने समय प्रयोग करते रहे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि है वो नहीं प्राप्त हुई। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई और 34 वर्षों के पश्चात इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किए वापस, तो उनके भी परिणाम मेंडल के समान थे। इसलिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा गया और उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो देखो, इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें देखो, मेंडल का पूरा नाम बताइए, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ग्रेगर की उपाधि कब मिली, कौन से पौधे पे प्रयोग किया, ठीक है, कौन से समय में 1857 से 65 के मध्य, ये। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मेंडल की मृत्यु के पश्चात किन किन वैज्ञानिकों ने वही प्रयोग किए। तो हुगो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमैक,
इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना, और मेंडल का सामान्य जीवन परिचय क्या है। तो ये सब हमने इस आज की क्लास के अंदर पढ़ा। आगे की क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के प्रयोग, कि मेंडल के कौन कौन से प्रयोग हैं और किस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग किए। धन्यवाद।